नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं। और कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे रेल परिवहन। कल हमने डिस्कस किया था कि भारत में रेल परिवहन सेवा कब शुरू हुई, विश्व में रेल परिवहन सेवा कब शुरू हुई, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है, भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ शुरू हुई, दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई, और आपकी बेंगलोर मेट्रो का नाम क्या है, जयपुर मेट्रो कब शुरू हुई। ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर दी थी। आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे एक भारतीय रेल सुरंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत में चलने वाली मुख्य टॉय ट्रेन की, और फिर भारत और पाकिस्तान के साथ और भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तो अभी मोदी सरकार पानी तक बंद करने की बात कर रही है, ट्रेन तो चल ही कहाँ रही है। हाँ, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चल रही है उनकी बातें हम करेंगे। क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में ऐसे सब आते हैं। अभी सतपाल कुमार नमस्ते, राम राम। दीपक मलिक नमस्ते भाई। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, ये क्लास रुक रही है, मुझे भी दिखने लग गई, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। मैंने आपको शायद कई बार ये बात बताई है। ये 2-5 मिनट में अपने आप क्लियर हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। तो आप जल्दी से जुड़े रहें और बात को सुनते रहें, क्योंकि हम इस बात को लेके चिंतित रहेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे जितना हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की बात को। सबसे पहले और सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीर पंजाल रेल सुरंग से। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं वो पीर पंजाल रेल सुरंग की बात करने वाले हैं। कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर पीर पंजाल रेल सुरंग, उसने कमेंट किया था हम जब सड़क सुरंग सुरंग पढ़ रहे थे, तो कि सर भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो पीर पंजाल सुरंग है। बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सड़क की सुरंग नहीं है, ये रेल की सुरंग है। पीर पंजाल रेल सुरंग आपको पता होना चाहिए। से बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग भी कहते हैं। इससे बनिहाल बनिहाल काजीगुंड काजीगुंड रेल सुरंग भी कहते हैं, रेल सुरंग भी कहते हैं, काजीगुंड रेल सुरंग भी कहते हैं। ये आपकी पहली बात है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है आप याद रखें। लंबाई आपकी 11 किलोमीटर और 215 मीटर है। तो 11.215 मीटर है। बस इतनी बात याद रख लेना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर और भी करवा दो रेल सुरंग। तो बेटा कोई मतलब की बात नहीं, कोई सेंस की बात नहीं है। अब एग्जाम में सवाल नहीं आते बाकी रेल सुरंग से, इसलिए हम और रेल सुरंग नहीं कराएंगे। एक बार ओबीएस को ऑफ करके और दोबारा से स्ट्रीम की लगा के दोबारा चालू कर दो। वहां से एंड स्ट्रीम मत करना, यहाँ से ओबीएस ओबीएस में फिर से को लगा दो। अपनी तरफ से कोई बात होगी ओबीएस में स्टॉप कर दो, ओबीएस में स्टॉप करो, कर दो, रिकॉर्डिंग को चालू रहने दो। हाँ, अब सेटिंग में जाओ और फिर से उठा लाओ स्ट्रीम की। हाँ, या तो कॉपी करेगी तो चाहे बैक की बच्चे दोबारा लगा दे। हाँ, फिर से कॉपी कर ले और स्ट्रीम स्ट्रीम दोबारा कॉपी कर दो। स्टार्ट स्ट्रीमिंग फिर से करो। वहाँ जाओ अब वापस। अभी 1 से 2 सेकंड लेट चलेगी। हाँ, ओके। हम बात कर रहे थे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग है। ये बनिहाल काजीगुंड रेल सुरंग भी कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो टॉय ट्रेन की बात करेंगे। एक तो टॉय ट्रेन में आपको याद रखना है कि टॉय ट्रेन जो है इस इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में ये संकरी पटरी पर चलने वाली पर्वतीय रेल है। संकरी पटरी पर चलने वाली पर्वतीय रेल है।
पर्वतीय रेल या पर्वतीय ट्रेन है, इनकी गति बहुत धीरे धीरे होती है और आप इनके आगे से किधर इधर जा सकते हो। इनको फाटक वाटक की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे इनके आगे पीछे से निकल सकते हो। ज़्यादातर तो ये 3, 4, 5 किलोमीटर पर आवर्स ऐसे चलती हैं क्योंकि इनका मेन उद्देश्य कोई यात्रा दूरी तय करना नहीं होता। इनका मेन उद्देश्य होता है आसपास के क्षेत्र के पर्यटन को देखना। चली नहीं सर क्लास, वहां जाके देखो, वहां यस में नेट है ही नहीं। आज नेट चेक कर, आ ही गया नेट। अब आया है, अब फुल आ गया। वापिस वहां देखो, स्पीड तो फुल दिखा रहा है। हाँ दोबारा खोल के देख, इसको कॉपी करके दोबारा कर ले। हाँ सही है, ओके ओके अब सही है। अब बेटा ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं, इन पे हमारा भी किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। आप इन चीजों को समझें, ये टेक्निकल है, कुछ बदलाव नहीं है। अब हमारे पास जो भी था सेम वही चीजें अब सही चल रही है, पहले नहीं चल रही थी, तो ये सब तो ऐसे ही रहता है। आप ओके, हाँ अब सब सही है। तो हम बात कर रहे थे टॉय ट्रेन की, ये संकरी पट्टी पर चलने वाली पर्वतीय ट्रेन है, बिल्कुल सही बात है। इनकी गति, नेट चेक कर वापस, इनकी गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है। हाँ ओके है, तो हाँ भाई इनकी गति बहुत धीमी होती है। पहली टॉय ट्रेन की बात करता हूँ, 1, 2 मिनट हम और प्रयास करते हैं, 5, 5 मिनट और प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं चलेगी तो फिर देखेंगे। हाँ, और पहली है दार्जिलिंग। अच्छा एक बात और होती है, नहीं चले तो हम सिर्फ इसको बंद कर सकते हैं, तो बंद करने से कहीं बेटर तो है कि जैसी चल रही है एक बार चलाएं। क्यों? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये आपकी एक ट्रेन है जो दार्जिलिंग में चलती है, दार्जिलिंग हिमालयन में। ये आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलती है, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बीच, दार्जिलिंग के बीच चलती है। और आपको याद रखना है कि ये टॉय ट्रेन है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से रूट पर या कौन से रूट पर, कौन से मार्ग पर टॉय ट्रेन नहीं चलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा। हाँ, तो आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो टॉय ट्रेन चलाती है। अगली है नीलगिरी माउंट बेटन रेलवे। अच्छा एक ये बात और याद रखनी है, ये सब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल।
शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और अगली है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन मतलब पर्वत, माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है वो आपकी ऊटी, ऊटी आपको पता होगा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्रमुख हिल स्टेशन है। ऊटी से मेट्टुपालयम, मेट्टुपालयम, मेट्टुपालयम के बीच नीलगिरी पर्वत पर चलती है। नीलगिरी पर्वत पर चलती है, पर्वत पर चलती है। आपकी बात क्लियर है? देखो ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी से मेट्टुपालयम, मेट्टुपालयम के बीच नीलगिरी पर्वत पे चलती है। हाँ ओके ओके मीना, ओके गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ बेटा, अगली बात आपकी जो एक और है वो आप तीसरी शिमला कालका, कालका टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन, इन सब को आप टॉय ट्रेन कह सकते हो क्योंकि इनकी गति धीमी होती है। ये शिमला से कालका के बीच चलती है और इसका नाम टॉय ट्रेन होता है। इनकी गति धीमी होती है इसलिए इनको टॉय ट्रेन कहते हैं। एक आपको यहां तक की बातें क्लियर, बस 3 याद रखनी है कि जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच, ऊटी से मेट्टुपालयम के बीच और शिमला से कालका के बीच टॉय ट्रेन चलती है। और तीनों ही टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलेंगे, जल्दी से आप मुझे कमेंट करें कि यहां तक का आपने लिख लिया क्या। थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब थी लेकिन सब सही है। हाँ अगली बात पे चलते हैं। और अब हम भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन या आप कह सकते हो रेल सेवा, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन। हाँ साइज में तो पटरी छोटी होगी तो छोटी होगी। हाँ ओके। अब आप देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। तो 2 ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलती। एक का नाम है मैत्री, मैत्री, मैत्री एक्सप्रेस। ये मैत्री, मैत्री ये बांग्ला और हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मित्रता, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वाली। तो मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? कलकत्ता से ढाका, कलकत्ता से ढाका, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। कलकत्ता से ढाका के बीच चलती है। 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 375 किलोमीटर दूरी तय करती है, तय करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिलेशन रहे इसलिए हमने ये ट्रेन जो है ये आपकी 2008 में शुरू की थी। 2008 में, 2008 में शुरू। अभी कोई अखबार में तो आई नहीं कि बांग्लादेश में जो गृह युद्ध चला उसके बाद इसको बंद किया गया, क्या ऐसी कोई खबर है नहीं। हाँ कुलदीप सिंह मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। एक आपकी मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है और दूसरी ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ये मैत्री एक्सप्रेस जो है ये हर रोज चलती है, ये हर रोज चलती है, डेली, डेली वाली है। तो ये डेली वाली रेल है, हर रोज चलती है। एक उधर से आएगी एक इधर से चली जाएगी तो डेली चलती रहेगी। लेकिन बंधन एक्सप्रेस जो है ये आपकी कलकत्ता से चलती है, कलकत्ता से बांग्लादेश में एक शहर है जिसका नाम है
खुलना, खुलना इंग्लिश में ही लिख देता हूं, खुलना, ताकि आपको पता रहे कि हिंदी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कलकत्ता से खुलना के बीच चलती है और ये आपकी 172 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये आपकी वीकली ट्रेन है, वीकली है एक बात, और आपकी ये फुली एसी है, ये फुली एसी है, ये वाली बात है। ठीक है, बस और क्या बताना है आपको, बाकी चीजें कोई काम की नहीं है, दो ही चीज काम की है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। केवल आप ये दो नाम याद रखने की क्षमता रखते हो तो आपका काम क्लियर हो जाएगा यहीं पे। हाँ, ये आपका काम क्लियर हो गया। मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता से ढाका के बीच और बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना, खुलना के बीच चलती है। ओके, ये आपकी बातें हैं, आपने लिख लिया, तो हम चलते हैं अगली बात पे। और अब हम बात करेंगे भारत पाक के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच। बाकी अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी भी बंद है, अभी आज की बात करें तो। अब कल का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अभी पानी भी बंद है, तो ये ट्रेन चलने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन पहले चलती थी तो एग्जाम में तो आएगा ना, थार एक्सप्रेस, आपकी थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मतलब थार मरुस्थल में चलेगी। थार मरुस्थल का मतलब हमारे जोधपुर, जोधपुर में, जोधपुर के एकदम पास, जैसे कोई भी शहर के पास अगला स्टेशन होता है, वहां एक भगत की कोठी, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है। उस भगत की कोठी मुनाबावा, मुनाबाव बॉर्डर के पास, मुनाबाव बॉर्डर का गांव है पाकिस्तान बॉर्डर के पास। जोधपुर के पास भगत की कोठी से मुनाबाव, और मुनाबाव से पाकिस्तान पार करके आपका खोखरा पार, खोखरा पार, खोखरा पार बॉर्डर का एरिया है, वो भी उधर पाकिस्तान में है। और बाद में कराची तक चलती है, कराची तक चलती है। आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं इसकी। ये आपका जोधपुर, जोधपुर, और इसके जस्ट पास यहां पे आपका एक भगत की कोठी, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है, और यहां से ये ट्रेन चलती है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो कराची है, कराची जो अरब सागर के तट पे है, अरब सागर के तट पे बंदरगाह है पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये आपका है रेड क्लिफ, इसको हम बॉर्डर, बॉर्डर कह दें, चाहे आप रेड क्लिफ कह दो, ये रेड क्लिफ रेखा है। कई बार इसका ऐसे पूछा जाता है कि कौन से बॉर्डर पे चलती है, तो हमारे इंडिया की तरफ यहां जो बॉर्डर है उसका नाम है मुनाबाव, मुनाबाव। ये मुनाबाव जो है वो इंडिया में है, मुनाबाव कहाँ है? इंडिया में। और पाकिस्तान की तरफ है खोखरा पार, खोखरा पार, यहां खोखरा पार, खोखरा पार पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि यदि आप बात करो कहां से कहां चलती है, तो जोधपुर से कराची, स्टेशन की बात करो तो भगत की कोठी से कराची, और यदि आप बात करो कि ये कौन से बॉर्डर पे चलती है, तो आपकी मुनाबाव से खोखरा पार के बीच, मुनाबाव से खोखरा पार के बीच ये बॉर्डर को पार करती है। ये सबसे इसके बॉर्डर एरिया है। ये आपकी ट्रेन की बात थी इसकी। अब देखो, ये स्टार्टिंग से ही चल रही थी, 1965 में इसको बंद कर दिया, 1965 में बंद कर दिया, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। फिर आपको बताओ तो 17 फरवरी 2006 को, 17 फरवरी 2006 को पुणे चालू कर दिया, पुणे चालू। अब पुणे चालू हुआ, चलता रहा। फिर हमारा पुलवामा आतंकी, आतंकी घटना हुई, आपको याद होगा वो बात है, जबकि भी है 2019 में हुई थी। तो आपको पता होगा कि उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और फिर अगस्त 2019 में इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया। तब से ये हमारी रेल जो है वो बंद है, न तो पाकिस्तान ये जा रही है न आ रही है, तब से बंद है। अगस्त 2019 में इसे बंद कर दिया गया।
चालू भी होती तो अभी करनी पड़ती, ठीक है काम बढ़ा एक तरफ से। भाई कोई भी नहीं जा सकता जिसके पास पाकिस्तान का वीजा होता है ना, वीजा, वीजा के तहत जाएगा। जैसे एरोप्लेन वाला सेम प्रोसेस होता है, वो तो केवल साधन ही तो बदला है, रूल थोड़ी बदले। और इसके बाद आपके थार एक्सप्रेस, तो ये तो वैसे आपको पता है भारत की रेल जो चलती है वो भारत बांग्लादेश के बीच और भारत पाकिस्तान के साथ। तो वहां दो चीजें हैं, एक तो मैत्री क्योंकि हम मित्रता चाहते थे पाकिस्तान के साथ, तो मित्रता कभी ने तो हुई ने कभी होने वाली है। और दूसरा बंधन, बंधन मतलब वो प्यार का बंधन वाला बंधन, वो वाला बंधन बांग्लादेश के साथ ही रहता है हमारा, पाकिस्तान के साथ नहीं रहता है। हाँ, अभी सब कुछ बंद है। उसकी एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो बाद में हुई थी और उसके बाद उसको बंद किया गया था। एयर स्ट्राइक की बात कर रहा था मैं, एयर स्ट्राइक आप चेक कर लेना। ये ट्रेन बिल्कुल अगस्त 2019 में बंद हुई थी, ये कंफर्म बात है। हाँ, अब अगली बात पे आ जाओ अब। और अगली बात हमारी है एक और ट्रेन की जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। और आपको पता ही है हम पाकिस्तान के साथ ही करते हैं समझौते, समझौता एक्सप्रेस। और जो पाकिस्तान ने कभी फॉलो करता है ना कोई बात है। समझौता एक्सप्रेस ये पंजाब के अटारी बॉर्डर से चलती है, पंजाब के अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर से लाहौर, लाहौर तक जाती है, लाहौर तक, पंजाब के अटारी बॉर्डर से लाहौर तक जाती है। ये आपकी वीकली ट्रेन थी, वीकली ट्रेन थी जो मंडे और थर्सडे को जाती थी। हाँ, मंडे और थर्सडे को जाती थी, मंडे और थर्सडे को जाती थी। लेकिन अब आपको पता है कि 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी भाई, 22 जुलाई 1976 को प्रारंभ, ये हमने बाद में शुरू की थी, ये हमारी स्वतंत्रता के समय से ही चल रही थी, ये बात आप याद रख लेना। और इधर वाली 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई, लेकिन ये भी अगस्त 2019 में बंद, अगस्त 2019 में इसको भी क्या कर दिया गया, बंद। और अब भारत पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार की आवाजाही बंद है और यहां तक कि पानी भी बंद है। अभी तो स्थिति ये है कि जो पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो प्री प्लान है हमारे साथ, जो छेड़खानी कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उनका इलाज ही करना पड़ेगा। हाँ, बस भी चली थी, बिल्कुल चली थी। आप संदीप बिश्नोई, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, बस भी चली थी भारत पाकिस्तान के बीच। अभी वो भी बंद है। तो आपने ये दो दो नाम याद रखने, थार, थार के नाम से तो पहले ही समझ में आ जाएगा कि थार मरुस्थल तो पाकिस्तान की ओर है, समझौता एक्सप्रेस, और उधर दो ट्रेन थी मैत्री और बंधन, बस इतनी बात है और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा बहुत हम कोई बातें करें, जैसे एक आध बात मेरे दिमाग में आती कि ऐसी बातें आपको रेलवे के साथ बता देनी चाहिए, जैसे सिमको वेगन फैक्ट्री, सिमको वेगन फैक्ट्री, ये नाम है फैक्ट्री का, और ये आपकी भरतपुर में, और वैसे आप इंडिया लेवल पे जब बात कर रहे हो तो राजस्थान में, राजस्थान में भरतपुर राजस्थान में स्थित है। एक आपको पता होना चाहिए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, दो चार फैक्ट्री की बात करूंगा। रेल कोच फैक्ट्री ये आपकी कपूरथला, कपूरथला, और कपूरथला कहाँ है, पंजाब। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये फैक्ट्री लगी थी तब हमारे हरियाणा के बंसीलाल जी रेल मंत्री थे, और उन्होंने फिर भी कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना लगाया, जो बहुत बड़ा, मतलब आप समझिए कि कितनी शानदार सोच का उदाहरण था कि जहां लगना चाहिए वही लगना चाहिए, मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा में लगे, ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं था, वो निष्पक्ष और सबके लिए सोचते थे। हाँ, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। एक आपको याद रखनी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री,
ये आपकी कहाँ है बताओ आप? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आप देखोगे तो ये तमिलनाडु में मद्रास के निकट है और स्थान का नाम है पेराम्बूर। पेराम्बूर, पेराम्बूर, चेन्नई और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये आपकी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। उसके बाद आप बताओ डीजल लोकोमेटिव वर्क्स कहाँ है? डीजल के इंजन कहाँ बनते हैं? डीजल लोकोमेटिव वर्क्स। कई कई बच्चों को ऐसे लगेगा कि सर इतनी चीजें याद कैसे होंगी? आप इनको 5 बार पढ़ लो और फिर एग्जाम में आए आप गलत करके आओ तो मुझे बता देना। संदीप रेलवे जोन के बारे में नहीं बताएंगे। 18 रेलवे जोन है, उनके मुख्यालय आप अपने आप याद कर लेना बेटा, ऐसे फिर ये फालतू हो जाएगा मैटर, एक क्लास फालतू बढ़ जाएगी। हाँ, डीजल लोकोमेटिव वर्क्स जो आपका है वो वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, यूपी में है। ओके, और एक आपका चित्रंजन लोकोमेटिव वर्क्स है, चित्रंजन लोकोमेटिव वर्क्स, तो ये तो आपका चित्रंजनपुर, चित्रंजनपुर, और चित्रंजनपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चित्रंजनपुर। ओके, और बताओ कोई? अच्छा, एक आपको और याद रखना है, वैसे मैंने ये बात तो बेल, बेल वाली तो बता भी थी, बता भी थी, कैसे बताई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भोपाल, भोपाल एमपी में है। और ये आपकी क्या बनाती है? विद्युत इंजन, ये विद्युत इंजन बनाती है, विद्युत इंजन बनाने का कारखाना है ये, विद्युत इंजन बनाने का। एक लास्ट बात और बताता हूँ, मतलब व्हील, टायर तो नहीं कहेंगे उनको, क्या कहेंगे रेल वाले? पहिए को व्हील कह देंगे, व्हील, पहिया, पहिया, पहिया कह देंगे। टायर का मतलब तो वो रबड़ वाला हो जाता है ना। एंड एक्सल, एंड एक्सल प्लांट, एक्सल प्लांट, एक्सल प्लांट, व्हील, पहिया एंड एक्सल प्लांट, बीच वाला एक्सल और दोनों टायर। हाँ, विश्वा कौन सा हो गया भाई? पहिया और धुरी कारखाना, ये जो है वो येलहंका में है, येलहंका, येलहंका। सर ये येलहंका कहाँ है? कर्नाटक में बेटा, कर्नाटक में, येलहंका कर्नाटक। इसके अलावा हम कुछ नहीं करवाएंगे। ठीक है, रेलवे जोन का एक सिस्टम होता है कि आपसे जैसे पूर्वी रेल पूछा गया तो वो आप अपने आप आइडिया के अनुसार भी, रेलवे जोन का सवाल तो यही बनना है कि कौन सी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, बस इतनी तो बात है। हाँ, ऐसा भी ऋतु हम कह सकते हैं, बिल्कुल जगह का नाम येलहंका है, कर्नाटक राज्य में। ये आपकी कुछ बातें हैं। जल्दी से आप कमेंट करें, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई क्या? एक कभी भी क्लास एक बार नहीं चल रही है तो आप ये मत सोच के रिमूव क्या करो कि अब नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो हम बंद करेंगे, और चलेगी तो ही चलाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखा करो। ज़्यादा जल्दबाजी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दो, यहां तक की बात लिख दी तो, क्योंकि इसमें लिखने की है। सिमको वैगन फैक्ट्री भारतपुर में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु, डीजल लोकोमेटिव पहले भी हमने बताया था वाराणसी, चित्रंजन लोकोमेटिव वर्क्स आपका वेस्ट बंगाल में है, बेल, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल विद्युत इंजन बनाती है, और एक्सल और पहिया बनाने का
जो कारखाना है वो ये लंका, ये लंका कर्नाटक। ओके, लिख तो दिया यार, ये लंका कर्नाटक में है। ओके ओके, चलो अगली बात पे चलते हैं। सच में ही? हाँ, अब हमारी बात चलेगी जल परिवहन की। बेटा हमारे पास अभी बहुत कुछ बाकी है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा समय फालतू बातों पे खराब नहीं करके काम की बातों पे किया जाए। तो जल परिवहन, आप मुझे एक बात बताओ कि जल परिवहन के तीन सबसे बड़े लाभ कौन से हैं? बताइए, जल परिवहन के तीन सबसे बड़े लाभ कौन से हैं? प्रॉफिट क्या है? तो एक नंबर तो आप याद रखना, सबसे सबसे सस्ता परिवहन का साधन, परिवहन का साधन, सबसे सस्ता परिवहन का साधन। बेटा ऐसे सवाल नहीं आते ना, नदियों के ऊपर रेलवे पुल जो होते हैं वो नहीं आते। हाँ, सबसे सस्ता परिवहन का साधन। दूसरी बात, जल परिवहन में, जल परिवहन में मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास नदी है तो नदी में चल जाएगा, नहर है तो नहर में चल जाएगी। हाँ, तो मार्ग बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आपने सही लिखा है संदीप, और मेरे से पहले लिखा है। हाँ, एक बात और बता देना, ईंधन की कम खपत, खपत। और एक बात और याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया, संभव बनाया। आप ये सोचिए, अमेरिका से आप कोई भी चीज नहीं तो ला सकते, न उसको वहां बेच के आ सकते, क्योंकि इतना खर्चा लग जाता। आप बताओ कोई पॉसिबल होता क्या? ये तो केवल इसी से पॉसिबल हुआ, जल परिवहन से। ये तो इसकी सामान्य बात है। अब आप काम की बात सुने। पहली बात, पहली बात काम की, वो तो सामान्य बात है बेटा, आपके लिए जरूरी होती है। भारत में, भारत में 13 प्रमुख, प्रमुख व 200 प्लस लघु बंदरगाह है, लघु बंदरगाह है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? दोनों में डिफरेंस और अंतर यही होता है कि प्रमुख बंदरगाह जो होते हैं उनका संचालन केंद्र सरकार करती है, और छोटे बंदरगाह का संचालन राज्य सरकार करती है। ये बात याद रखना। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह का संचालन, संचालन भारत सरकार करती है। प्रमुख बंदरगाह का संचालन भारत सरकार करती है, और छोटे बंदरगाह का संचालन, संचालन राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। एक बात ओके भी। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। भारत, ये आपका भारत है, ठीक है? अब ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला भाग कैसे है उसको आप देखिए। बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला भाग ऐसे है, ऐसे है, मतलब आपके जो पानी भरा है वो ऐसे है। ये समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो आप बताइए,
कोई भी समुद्री जहाज आएगी वो यहीं टिक जाएगी नीचे धरती में, आगे नहीं आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट बनाने के लिए ऐसे रोड बनानी पड़ेगी, रोड, पोर्ट बनाने के लिए ऐसे रोड बनानी पड़ेगी। और जब आप समुद्र में रोड बनाओगे तो ये आपकी कैसी बंदरगाह हो जाएगी, कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत के पूर्वी तट पे विशाखापट्टनम को छोड़कर सभी कृत्रिम बंदरगाह हैं। और पश्चिमी तट की स्थिति ऐसे है, ऐसे पश्चिमी तट की स्थिति ऐसे है, ये आपका समुंदर है और ये आपका पश्चिमी तट। और यहां समुद्री जहाज जो होगी वो आपकी अपने आप इसके पास आ जाएगी, तो आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। और यहां क्या मिलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी कि भारत के पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं और पूर्वी तट पे कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। मिलने की तो बात ही नहीं है, बनाए जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होते ही आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इस मैसेज के वेट में रहूंगा। जल्दी से आप कमेंट करें। क्लियर है, कमेंट रुक गए या क्या स्थिति हुई? हाँ ओके ओके, लिख भी लिया इतना? हाँ सबने लिख लिया, चलो बेटा अब हम चलेंगे एक एक बंदरगाह पे और पहले 13 प्रमुख बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे और फिर छोटियों करेंगे। फिर हमारे नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 2 3 4 5 6, इनका वर्णन करेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए, पहली बंदरगाह हम शुरू करते हैं, कांडला पोर्ट। पोर्ट का मतलब इंग्लिश में बंदरगाह और कुछ भी नहीं है, कांडला पोर्ट। क्या आप कोई बात बताओगे कांडला पोर्ट की? तो एक बात तो मैं बता देता हूं, फिर आप बता देना। ये आपकी ऐसे भारत है और कांडला बंदरगाह यहां है। ये कौन सी काम की बात हुई बेटा, ये तो बहुत काम की बात है। ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और इस कच्छ की खाड़ी के तट पे है। अच्छा आपको ये पता है क्या, हमारे यार पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यहां पे बंदरगाह है कराची। कराची स्वतंत्रता से पहले हमारे इस एरिया में 2 बंदरगाह थे, एक ये वाला मान लो आप, मुंबई और एक कराची। अब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कराची चला गया पाकिस्तान में और ये गड़बड़ हो गई। अब व्यापार किससे करें, हमारे इधर वाले कंट्रियों से ही व्यापार था, वेस्टर्न कंट्रीज से। और मुंबई बंदरगाह पे तो अब पॉसिबिलिटी नहीं रही क्योंकि इतना बाहर हो गया, इतना दबाव हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह से हुई क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए तुरंत कांडला पोर्ट बनाया। लेकिन ये जाके चालू हमारा बहुत लेट हुआ, बड़े लेवल पे जाके 1965 में। बिल्कुल आपकी बात सही है, कांडला पोर्ट जो है वो टाइडल पोर्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जवार यही आता है, तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको। हाँ सब बातें बताऊंगा। सबसे पहली काम की बात तो ये सुने कि इसका आजकल नाम क्या है, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ये है। अच्छा कहां है ये भी बताना पड़ेगा क्या, गुजरात। अगली बात यह है जवाहरीय बंदरगाह है, जवाहरीय बंदरगाह है। अगली बात यह है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत स्थापित किया गया। आपने पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उनमें जैसे कोई भी पोर्ट स्टेब्लिश होता है तो उसको 10 साल के लिए 20 साल के लिए टैक्स में छूट,
बिजली में छूट और सभी प्रकार के टैक्सों में छूट दे दी जाती है, और इसीलिए इस वाले एरिया का ज्यादा विकास हुआ। हाँ, दीनदयाल पोर्ट, ये आपकी बात है, सेज के तहत स्थापित किया गया। आपको कंप्लीट समझ में आई होगी ये बात। हाँ, फिर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कराची पोर्ट की क्षतिपूर्ति के तहत स्थापित, और ये भी याद रखना है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ये आपका विकसित किया गया। हाँ, और हम कई बार नहीं कहते कि ओपन पोर्ट है ये। ओपन पोर्ट का मतलब केवल यही था कि स्टार्टिंग में यहां टैक्स में छूट थी, तो इसीलिए इसका नाम था ओपन पोर्ट, और कोई मतलब नहीं था। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। और इसका हिंटरलैंड, ये आप लोग एक शब्द जानते हो क्या, हिंटरलैंड बहुत बड़ा है। आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहां तक का जो व्यापार होता है वो कांडला पोर्ट से होता है। और आजकल तो आपको पता है एक्सप्रेस वे डेवलप किया जा रहा है अमृतसर तक, तो फिर अब तो और भी ज्यादा इससे हमारा क्षेत्र जुड़ जाएगा। ये वाली बात है। हिंटरलैंड का मतलब होता है बेटा प्रभाव क्षेत्र, मतलब या कहां तक का व्यापार होता है, जैसे इस वाले एरिया का व्यापार होता है तो ये इसका हिंटरलैंड हो गया। जहां तक का माल उससे आयात निर्यात होता है उसको हिंटरलैंड शब्द प्रयोग करते हैं। नगर के लिए प्रभाव क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, और बंदरगाह के लिए हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंटरलैंड, जो बच्चा ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा हुआ है उसको ये सब बातें पता है पहले से। और कोई बात बताओ जल्दी से। इतनी बातें क्लियर है? अगले पोर्ट पे चलते हैं। अगला पोर्ट हमारा कौन सा होगा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई पोर्ट। अच्छा, एक बात तो ये तो पहले ही क्लियर हो गई कि पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह प्राकृतिक हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम बंदरगाह भारत का प्रथम पोर्ट यही था जो डेवलप किया गया, अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया था ज्यादा, और फिर इसीलिए भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी भी रही। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, अच्छा इस बात से कैसे पता चले? बड़ा का मतलब एरिया में बड़ा, एरिया में तो है ही है, लेकिन एक बात और भी है, इससे भारत का 20% व्यापार होता है। भारत का 20% जो व्यापार होता है वो इसी से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और हम करेंगे जिस पोर्ट का नाम है नाहावा सेवा। नाहावा सेवा भी आपका महाराष्ट्र में है, और नाहावा सेवा की जब हम बात करते हैं तो एक तो इसका नाम पता होना चाहिए। हाँ, बिजी तो अपने आप हो जाएगी ना, जब सबसे ज्यादा व्यापार होगा तो सबसे
अपने आप हो जाएगी। हाँ, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और ये भी मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था आपका ये बंदरगाह। पेट्रोलियम के आयात, पेट्रोलियम के आयात के लिए, आयात के लिए सुरक्षित स्थान। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब कोई पोर्ट केवल तेल का व्यापार करने लग जाए तो उसका नाम होता है टैंकर बंदरगाह। टैंकर बंदरगाह। पेट्रोलियम के आयात के लिए सुरक्षित स्थान। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर 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 बंदरगाह। कंटेनर तो आप समझते हो ना, जो रेल के ऊपर रख के आते हैं वो वाले कंटेनर। तो ये कंटेनर के मामले में सबसे बड़ा है। हाँ, और यह आधुनिक कंप्यूटराइज प्रणाली पर आधारित है। कंप्यूटराइज प्रणाली पर आधारित है। ये आपकी कुछ बातें हैं। और जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? बाकी की हम बंदरगाह जो बच गई वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 तो बंदरगाह बच गई, ये डिस्कस करनी। फिर हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग डिस्कस करने हमें, और उसके बाद वायु परिवहन से संबंधित, वायु परिवहन से संबंधित केवल एयरपोर्ट के नाम, केवल एयरपोर्ट के नाम हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों की कोई विशेष इंपॉर्टेंस होती नहीं है। आज हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए हम डिस्टर्ब से ही रहे, ज़्यादा बेटर नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है।